हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बफरिंग हुई थी बट आई थिंक अभी सब कुछ ओके है। ठीक है, तो जितने साथी लाइव हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास जो है आपकी डेली रात के 9 बजे रेल बुक स्टडी चैनल पर होती है। ठीक है, तो जो लोग लाइव नहीं अटेंड करते हैं या फिर क्लास आप कहीं और देख रहे हो तो आप लाइव अटेंड करने के लिए यूट्यूब पे सर्च करिए रेल बुक स्टडी, और वहां पे जो रेलवे के सारे आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो लोग अभी क्लास में हैं भाई कॉपी पेन उठा लो, या फिर बाद में भी आप इस क्लास से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो विदाउट कॉपी पेन क्लास में ना बैठे, क्योंकि फिर तो जो अच्छा सवाल होगा फिर उसे आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, चलो बना भी नहीं पाया तो चलो बाद में सीखोगे कैसे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, और क्लास में आने के साथ अपनी हाजिरी आप लगा दिया करो। क्या बोला गया है? एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 15% का लाभ होगा। उसे लगता है, अब होगा या नहीं होगा वो आप बताओगे। तो आपसे पूछा जा रहा है इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ बताइए। इस बिक्री पर होने वाला उसे वास्तविक लाभ बताएं। और आज मतलब बहुत ही अच्छा, देखो मतलब एकदम बैलेंस वे में मैं प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा हूं। मजा आ जाएगा अगर आप पूरे सवाल बना रहे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं आप 35 क्वेश्चन बनाओ, अगर मैं आपको 35 मतलब 25-30 करा रहा हूं जो भी। ठीक है, मेन ये है कि आप उससे सीख कर जाओ। हाँ, दोनों चैनल पे जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है, बेसिकली आप देखोगे यहां पे प्लेलिस्ट में जब जाकर देखोगे ना, जब आप क्लास क्लिक करोगे कुछ क्लासेस जो अमित सर मैथ्स पे हुई है वहीं पे लेकर जाएगा। यहां पे वो क्लास है नहीं, बस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट ताकि आपको दोनों जगह पर दिखाई पड़े। ठीक है, कुछ क्लासेस इस चैनल पे है कुछ उस पर है, आ जाओ इधर। अब इन्होंने बोला 40% बढ़ा दिया, 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 40 माइनस का 25 माइनस का 40 गुणे 25 बटे में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो डिवाइड करोगे 25 से भाग लगाएंगे, ये आपका 4 बार, 4 से आप डिवाइड करोगे ये आपका चला जाएगा 10 बार। ठीक है, तो 40 में से 35 घटाओगे भैया, ये आपका बच गया 5, यानी कि ओवरऑल हमें क्या हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस दुकानदार को। तो उसका वास्तविक लाभ कितना है? 5%। वो जो सोच के बैठा है कि उसको 15% का लाभ होगा, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखो एनटीपीसी के लिए भी मतलब पूरी तरीके से हेल्पफुल है। बस यहां पे अभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा एडवांस मैथ में, इसमें क्या होता है बस मेंसुरेशन आता है, तो आपको ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, एपीजीपी इन सब के सवाल नहीं देखने को मिल रहे होंगे। तो एनटीपीसी के जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन है वो नहीं दिख, मतलब इसमें दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वो तो बाद में हो जाएंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पूरा अर्थमेटिक आपका कवर हो रहा है। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। सॉल्व करके बताएं। एक सेना अध्यक्ष ने अपने 45,000 सैनिकों, मैनिको लिख दिया है भाई साहब ने, सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में, मतलब इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, तो उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उसमें से कुछ सैनिक बच गए, शेष सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे ये बात हो रही ना, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को चाह रहे हैं कि वो लोग कतार में आ जाएं। जिस तरह से बनाई जा रही है कि जितने पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं, मतलब आप ऐसा समझो एक वर्गाकार तरीके से बिठा रहे हैं। अगर इस तरफ 3 लाइन है तो इधर भी 3 ही लाइन होगी। ठीक है, अब देखो इस सवाल में करना क्या, तुक्का लगा रहे हो बाबू भैया, तुक्का मत लगाओ। सवाल समझ में आया कि नहीं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। उनको वर्गाकार तरीके से खड़ा किया गया, अब उसके बाद कितने सैनिक बच जाएंगे, मतलब आपको इसमें से पूर्ण वर्ग जो है उसको हटा देना है। तरीका मैंने आपको बता रखा पूर्ण वर्ग पता करने का। तो सवाल आपका 45,000 यहाँ पे डाटा भाई, पूर्ण वर्ग मतलब इधर से 2 इधर से 2, ये बच गया बेचारा अकेले। आइए पूर्ण वर्ग पता करते हैं। 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया।
ठीक है, अब देखो ये दोनों ऐड होगा 4, ये कट्टम कुट्टा कुछ नहीं बचा, ये पेयर में आएगा। अब ये जाएगा देखो एक बार, तो यहां पे भी 1 लिख लो, 41 गुणे 1 41 हो गया। अब यहां पे बचेगा 9, ये दोनों एक साथ आएंगे, यहां पे आपका आ जाएगा 42। अगर आपको पूर्ण वर्ग कैलकुलेट करना नहीं आता है तो सवाल नहीं बनेगा। 3 बार जा नहीं पाएगा तो 2 का गुणा कराएंगे, 844 हो जाएगा भाई। 844 घटा दोगे इसमें से तो 56 सैनिक शेष बच जाएंगे। अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कितने लाइनें बनी है तो 212 का वर्ग के रूप में बना है, मतलब 212 इस तरह से लाइनें हैं और 212 इस तरह से भी लाइनें लगी हुई हैं। बात समझ में आई? तो ये 212 का स्क्वायर है, क्योंकि वर्गाकार आकृति के रूप में इन्होंने व्यवस्थित किया है। ठीक है, दो 212 लाइन और एक लाइन में 212 सैनिक होंगे। समझ में आया सवाल क्या कह रहा था? देखो यही होता है लैंग्वेज में, डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा गया। ऐसे भी सवाल बनते हैं कि भैया 45,000 में से क्या घटाया जाए कि हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए, यही तो तरीका है ना। अरे बोलो है कि नहीं है? बोले गुरुजी है तो, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्या करूं मैं? तो पढ़ो, टाइम से क्लास में आओ, कॉपी पेन के साथ आओ, जो कुछ नया मिले उसको लिखो, आ जाओ इधर। आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करके बताएं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेन की चाल आपको बता दी गई, दूरी बता दिया गया, तो समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यानी 250 में आप क्या करोगे? 75 75 से डिवाइड करोगे, 25 से चला जाएगा आपका ये 10 बार, 25 से ये 3 बार, तो 10 बटे 3 का मतलब 3 सही 1 बटे 3 घंटे। ठीक है, अब देखो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3 घंटा तो पूरा है। 1 बटे 3 घंटे को जब हम लोग मिनट में बदलेंगे तो ये मिनट में कितना आ जाएगा भाई? 60 का गुणा कराओगे, यानी कि आपका ये हो गया पूरा का पूरा 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 का गुणा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का भाग, कभी अगर कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर लोगे। आंसर बताइए क्या होगा? बेहद खूबसूरत सवाल, कहीं और आपको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, अच्छा कल किसी ने बोला सर पेपर में नहीं, भैया देखो टाइप मिलेगा बट ये डाटा नहीं मिलेगा कहीं पे। इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, ये डाटा नहीं मिलेगा आपको, ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं कि उल जलूल सवाल करा दिया कि एक आदमी एक आंख से 1 करोड़ तारे गिनता है, बताओ वो 2 आंख से कितने तारे गिनेगा? बताइए। अब देखना कई लोग मतलब उनके हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाएंगे, पेन चलाना शुरू तो करेंगे, वो कहीं जाके अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर सही बताता कौन है। और देखो ऐसे ना जाने कितने प्रश्न, ना जाने कितने सवाल आपको कराया हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। बाकी जो लोग टॉपिक वाइज पढ़े भैया, इंस्टॉलमेंट टॉपिक में आपको समझाया है। सॉल्व करके बताइए। अब सबका एक तरफ से 2-4 लोगों का बी आया तो बी की लाइन लग गई। क्या है मतलब, किस बिहाफ पर बी आया? कुछ बताओगे, थोड़ी कैलकुलेशन बता दो ताकि मुझे लगे आपने सॉल्व किया है। एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करो, नकल नहीं मार रहे हो, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान समझो। देखो मैं आपको इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट बताया हूं, उसी का मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। भाई साहब क्या बता रखा हमने? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, यानी कि हमारा आ गया 1/20। ठीक है,
तो उधार और किस्त का अनुपात हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझा रखा है, ठीक है। वार्षिक किस्त उसको देनी है, तो 20 से होगा 21, तो यहां पे 20 में आप 20 और 21 जोड़ लेते हो और 21 का आप इधर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गुणा कराओगे 820 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 441। कहने का मतलब क्या है, अगर भाई साहब 820 रुपए उधार लेते तो इनकी 2 साल की जो किस्त बनती प्रत्येक वर्ष के हिसाब से वो होती 441। 820 रुपए उधार लेने पे 441 रुपए की किस्त बनती। लेकिन 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 अगर यही डाटा आपको दिया गया होता 1640, आप सीधा कहते गुरुजी 2 गुना, इसका 2 गुना किस्त भी आ जाता। बट अब आपके प्रश्न में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1189। भैया भाग वाग तो देखो लगाना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। भाग तो आपको लगाना पड़ेगा, या फिर बच सकते हो, बताओ कुछ ऐसा है, बच सकते हो क्या? आप बताइए मुझे, बच सकते हो आप यहां पे? देखो मैं 40, इसको मैं 41 से डिवाइड, इसको मैं थोड़ा सरल कर रहा हूं, यहां पे कितना आएगा इसको देखते हैं भाई। 820 है, अब कुछ ना कुछ तो गुना दिया ही गया होगा, तो 41 से डिवाइड किया हमने, ये आ गया 20। 41 से इसको डिवाइड करोगे 41 से जाएगा 2 टाइम। और पता इसको देखने के बाद इकाई का अंक यहां पे 9 है, तो इसका मतलब ये गया होगा 9 बार। तो जब भाग लगाओगे ये आपका आ जाएगा 1.45 गुना। पता चला हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये कितने गुना दिया गया है, 1.45 गुना दिया गया है। ये हमने कैलकुलेट करके पता किया है। कल को आप देखो कि डायरेक्ट लिख दिया मास्टर ने, डायरेक्ट नहीं लिखा मास्टर ने, पेपर में आया तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 441 का क्या होगा, 1.45 गुना होगा। गुणा भाग करा लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ देखो, कोई ये कह सकता है कि सर 9 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा 9 का मल्टीपल, बट देख लो, ठीक है। 6 6 12, 6 3 18, 9 से डिवाइड है, ठीक है। 6 3 9 9, ये भी डिवाइड है। 6 4 10 1 11, 2 13 5 18, ये भी डिवाइड है। 6 2 8 18, 9 27, ये भी डिवाइड। अरे चारों ऑप्शन 9 से डिवाइड है, तो गुणा कौन कराएगा, आपको गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा करा लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोले सर गुणा आप करा दे तो ज्यादा सही रहता। भाई आइए गुणा करा ही लेते हैं, फिर क्या ही कहना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें इसमें, 441 इसको मैं इंटू 1 प्लस का, देखो एक आसान तरीका आपको बताऊं, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे इस तरह की कैलकुलेशन करनी है ना कभी आपको, आप इसको ऐसे समझो। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हमने लिखा 441 है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 0.4 अलग, मतलब 4 का इसमें गुणा मैंने कराया, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 16 1 17 हो गया, मतलब एक स्थान पे दशमलव यहां लगा दिया। फिर मैं 5 का गुणा करा लूंगा, 5 का गुणा कराओगे आपका 5 हो गया, ठीक है। और 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। फिर 5 चौके 20 2 22 हो गया, और यहां पे 2 स्थान पे दशमलव। इनको जब आप जोड़ोगे ये आपका यही देगा 639.45। ये एक आसान तरीका है, कहीं पे ऐसा कैलकुलेशन आ जाए उसको कैलकुलेट करने का। एक बार वैसे तो जोड़ के देख लेना, वैसे ये गलत नहीं होगा, सही ही होगा। सही है भाई। अब मैं ये बताता हूं ये कैलकुलेशन किया कैसे गया, ठीक है। बाकी जो आप मल्टीपल वल्टीपल कह रहे हो भैया, अगर भाग लगा पाओ तो लगा के देख लेना। 7 का मल्टीपल 21 से डिवाइड हो, 3 से तो सारे के सारे डिवाइड ही है। अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कल को मुझे यही डाटा मैं उठा लेता हूं, क्या था 441 में 145 का गुणा कराएगा। मेथड आप समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 100 प्लस का 40 प्लस का 5 की नजर से देख सकते हो कि नहीं। तो अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन, 44100, फिर इसमें 4 का गुणा करा लोगे, एक जीरो लगा दोगे, 5 का गुणा करा लोगे, एक जीरो लगा दोगे। यहां पे दशमलव में था तो हमने 4 का गुणा कराया, एक स्थान पे दशमलव, 0.05 हो गया। 5 का गुणा कराया, 2 स्थान पे दशमलव। इस तरह से मैंने कैलकुलेशन करी है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा।
सॉल्व करके बताएं। क्या बोला गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। बताइए, आपसे पूछ रहे इसमें से कौन सी सही है? अब इसमें ये किसने डी बता दिया भाई? ओनली टू कैसे होगा? आप सबसे पहले देखो, ये कह रहे प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। भैया दो एक क्या है? ये इकलौती सम अभाज्य संख्या है, बट है ना, ये क्या है? आपकी सम अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास एक अभाज्य संख्या ऐसी भी है जो कि सम है, ठीक है। अब आपको ये भी पता, अगर ये सम है तो इसमें मैं कोई अभाज्य संख्या का गुणा कराऊंगा अगर, तो वो भी तो हमें सम ही मिलेगा ना। तो इन्होंने बोला किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, यह भी गलत, और इसने ही, पहले वाले ने ही इसको भी गलत कर दिया, यानी कि यहां पे क्या होगा? दोनों गलत होगा। तो कौन सा सत्य है? कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, हाँ दोनों गलत है। तो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, आपने जो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उसको लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया जाता है और आपसे फिर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न भी सॉल्व करने आने चाहिए। आंसर बताइए अगले सवाल का, इसका आंसर बताएं क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। क्या दिया गया है? दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थल की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? गंतव्य स्थल की दूरी बतानी है। क्या होगी? कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब देखो, आप टाइप समझो, ये क्या कह रहे हैं? आपको दो चाल बताइए, अलग अलग चाल से दूरी तय हो रही है और समय का अंतर इन्होंने बता दिया, सवाल खत्म हो गया। तो ऐसे केस में डिस्टेंस हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं भैया? चालों का गुणनफल। तो 3 गुणे 3.75 डिवाइडेड बाई इनका अंतर, चालों का आ जाएगा 0.75 इंटू समय का गैप, और समय का गैप आधे घंटे दिया गया तो यहां पे 1/2 हमने लिख दिया, ठीक है। इसको घंटे में लिखते हैं क्योंकि ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। बाकी कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इन दोनों का गुणा कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा ना, 1.5 आ जाएगा, और 1.5 से 3 को डिवाइड करोगे 2 टाइम, 2 का गुणा कराओगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका? ये 6 और ये 1.5 यानी कि 7.5, 7.5 किलोमीटर क्या होगा? हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? सही है। चलिए इसका आंसर बताएं क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगा बताइए। और देखो मैंने बताया इस तरह के अगर डाटा दिए जा रहे हैं ना, आप वहां पे देखो ये अलजेब्रा के किस फॉर्मेट में सेट बैठ रहा है। और अगर आसान डाटा, जैसे अगर किसी को लगता है सर मैं गुड़ा उड़ा करा लूंगा, भाई गुड़ा करा के आप कर सको तो कर लो, बट आप देखना यहाँ पे ये 4 अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, यहाँ पे 3 अंक पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए
और देखिए कौन सा पैटर्न ये बना रहा है और उसके बिहाफ पर अपना आंसर बताएं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और क्लास जो भी आप देखो, चाहे पुरानी देखो या फिर नई देखो या फिर लाइव देखो, तो अपनी हाजिरी लगा दिया करो। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। दो बता दिया सीधा इसमें है। लग तो नहीं रहा इसका आंसर दो आएगा, बाकी ठीक है आप बता रहे हो तो इसकी शकल सूरत से लग नहीं रहा है कि ये आंसर दो देगा। नकलचियों, बिना सॉल्व किए आंसर बता रहे हो क्या है भाई? कुछ लोगों को तो मुझे लगता है पेपर में क्या करेंगे, यहां पे सीधा। अब देखो मनोज शर्मा, ये कुछ लोग, मनोज शर्मा अब तक सो रहे थे क्या? इन्होंने लिखा किन्हीं भी दो प्राइम का गुणन विषम होगा। देखो कथन की बात करी जा रही भैया, मैं भी तो दो प्राइम का ही गुणा कराया था ना। लो, 2 गुणे 5 दोनों प्राइम नंबर ही हैं, इनका गुणा विषम होगा क्या? वो बात करा किन्हीं भी। ठीक है, तो किन्हीं भी, मैं तो दो ले रहा हूं ना, तो वो तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट भाई, कैसी बातें करते हो हैं? अब यहां पर देखो होगा क्या, पहले आप मैंने क्या बोला, आप देखो पैटर्न कौन सा बना रहा, आपने देखा ये ए स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्या है, सेम डाटा का गुणा है, यानी कि प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और यहां पे माइनस का 2ab है। बोले सर हमें तो नहीं दिख रहा 2ab कहां पे है, आइए आपको दिखाते हैं। देखो इसमें से मैं दो अलग कर रहा हूं, और 0.2 इंटू 0.02 यही तो लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है। इन दोनों को एक साथ गुणा करा के भाई साहब ने लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर आपका आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए ये है, बी ये है, तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 0.18 का होल स्क्वायर, और इसमें भाग लगाना है आपको 0.36 से। बस ये करना था, ये आपको दिखना चाहिए था, दिख जाता तो आपका सवाल खत्म था। ठीक है, ये आपको दिख जाता तो सवाल आपका खत्म था। डिवाइडेड बाई 0.36, इसका ये दो गुना है, तो दो का भाग लगाओगे, दो स्थान पे दशमलव लगेगा, यानी कि 0.09, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी यहां पे आपका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। और यहां पे क्या दिया गया है, ए बी से 50% कार्य कुशल है, सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या करता है आपका ये जो सी है, वो उन दोनों के काम का आधा काम करता है। ठीक है, और आपको ये बताया गया कि अगर सी अकेले काम करे तो 40 दिन में पूरा हो जाएगा, अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो टाइम एंड वर्क की खूबसूरती क्या है भाई, जैसा ये कह रहे हैं वैसा आप करते चले जाओ। ठीक है, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इसका आंसर बताइए।
तो यहां पर क्या होगा भाई, ए बी सी की बात करी गई, पहले ए और बी में कंपैरिजन कराया गया, तो ए और बी की बात करते हैं। इन्होंने बोला है ए बी से 50% कार्य कुशल है, ठीक है। ए इज 50% एज सफिशियंट एज बी, मतलब इसका 50%। तो अगर आपका बी 2 यूनिट काम करता है तो इसका मतलब ए हमारा 1 यूनिट काम करता है। इनकी क्षमता का अनुपात लिख लिया आपने। सी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये क्या करता है, इन दोनों द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है, यानी कि सी हमारा 1.5 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क क्या बताया गया यहां पे, कह रहे हैं कि अगर सी काम करे तो काम आपका 40 दिन में पूरा हो जाता है। तो 40 गुणे 1.5 यानी कि टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। अब बोला जा रहा अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। देखो टोटल वर्क तो हमारा 60 है, तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 2 1 3 और 1 4.5 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए भैया, 15 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 4 बार, यानी कि ऊपर 40 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। और 40/3 का मतलब क्या होगा, 13 सही 1/3 हो जाएगा। 13 राइट 1/3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि 1 दर्जन दर्पणों यानी कि शीशे से भरा एक गत्ता गिर जाता है और इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है, बताइए। 1 दर्जन शीशा रखा हुआ है, उसमें वो गिर गया और पूछा जा रहा है टूटे और ना टूटे हुए का अनुपात कौन सा हो सकता है, बताएं। अब बताओ, ये सवाल भी गलत कर दिए हैं। एक ने 4:7 बता दिया, फिर लोगों ने डी बता दिया। अरे कैसे बता रहे हो भाई, आपसे बोला गया 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 शीशे हैं, ठीक है। तो इनका ये कैसे सी और डी आप कैसे बता रहे हैं, जो लोग भी बता रहे हैं भाई सी और डी कैसे, मतलब कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। अब मैं सब लोग गलत बता रहे हैं भाई, नकल करते हो यार, देखो फिर ऐसे पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। आपने देखा 2 आंसर आया 4:7, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं, सब लोग 4:7। फिर तो मैं ऐसा किया करूं ना, फिर कमेंट देखने का ही क्या मतलब रह गया भाई। मैं सवाल आए मैं खुद सॉल्व कर दूं, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। बताइए 4:7 बता रहे हैं। आप ये बताओ क्या 12 आपका 4:7 में टूटेगा, बताइए। 4 और 7 11 होता है, 11 का तो मल्टीपल है ही नहीं। 3 और 5 जो लोग बता रहे हैं भैया 8 होता है, तो शीशा तो दशमलव में होगा नहीं। जरा इसकी तरफ ध्यान से देखते, ऑप्शन नंबर बी आपका 1:1 दिया गया है, तो 1:1 ये आपका है। बस थोड़ा सा इसका रंग रूप अलग दे दिया गया तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब है भाई। 5:5 का मतलब क्या है, 1:1 है ना, 1:1 है ना। अब 4:7 को 12 समझ ले रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा। आसान सा प्रश्न फिर भी गलती, ठीक है, ध्यान ना देने की वजह से। तो भैया पेपर में अगर सवाल गलत कराना हुआ, आसान सवाल भी मैंने बताया गलत हो जाते हैं। और ये रेलवे की ही करामात है। हमने आपको एक क्वेश्चन कभी कराया होगा, 2019 में रेलवे ने एक सवाल पूछा, ठीक है। वहां पे जैसे आपका आंसर आ रहा है 3:2, ठीक है। तो उन्होंने 3:2 दे ही नहीं रखा था, सॉरी उसका आंसर ही था, मुझे याद आ गया 3:1 था, वो था ही नहीं, उन्होंने दे दिया 36:12। अब आप 3:1 ढूंढ रहे हो, वो मिला नहीं, बट यही तो है 3:1 ना भाई। अनुपात का सरलतम रूप लिखना पड़ेगा ना, ये 3:1 ही है, तो ये आपका 1:1 है। तो इसी अनुपात में टूटेगा, मतलब 6 जो है टूटा हुआ, 6 ना टूटा हुआ शीशा हो जाएगा।
बात समझ में आई? बोलो चमका कि नहीं चमका, तभी बढ़ेंगे आगे। आ जाइए इधर, इसका आंसर बताएं क्या होगा। कह रहे 5:5 काहे दे दिए थे। अब कल को पेपर में आएगा, उससे कहोगे कि अलजेब्रा का सवाल काहे दे दिए, मतलब कांस्टेबल में नहीं, एनटीपीसी में आ गया, ठीक है। तो वहां पर देखो कोई आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, ये क्यों दे दिए वो क्यों दे दिए, डाटा तो उसके ऊपर है ना। आपने टॉपिक पढ़ रखा है, आपने रेशियो पढ़ रखा है, आप अलर्ट रहो ना, क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। कल को पता चला दे दिया गया पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, बोले अरे नहीं ये तो गलत बात है, मैं तो हमेशा दूध और पानी का अनुपात बताता हूं, आपने हमसे पानी और दूध क्यों पूछ लिया। हम्म। अब इन्होंने क्या बोला है, एक संख्या से 60 घटाए जाने पर यह घटकर 60% के बराबर हो जाती है। देखो ये 60% बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ रहा होगा भाई, संख्या अपने आप में है 100%, ये 60% बच रही है, यानी कि इसमें से 40% आपने माइनस किया होगा, मतलब 40% की कमी आई है, और उस 40% की जो कमी है वही आपका 60 के बराबर दी गई है। तो 1% आपका बराबर किसके हो जाएगा, 1.5 के। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% का मान कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, 150 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आ जाओ आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। ₹5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर, मतलब एक बार पैसा आपका ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है और एक बार पैसा आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि करने पर 1/1/2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया, 1.5 साल दिया गया तो दोनों साइड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ईयरली कंपाउंडेड करोगे तो ये आपका इनकम्प्लीट ईयर में जाएगा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड करोगे तो 3 टाइम आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वार्षिक की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हमने 5,000 रुपए लगाया, ठीक है, तो वार्षिक के हिसाब से क्या होगा, पहले साल आपको 4% का ब्याज मिलेगा, अगले साल आपको आधा ही ब्याज मिलेगा 2% का। ठीक है, जब आपका पैसा ईयरली कंपाउंडेड हो रहा तो 5,000 का 4% हो जाएगा 20, 5,000 का 20%, सॉरी 500 का 20% कितना हो जाएगा 10, फिर इसका 20% कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, यानी कि इस केस में टोटल आपको 44 रुपए का ब्याज मिला। ये तो हो गया। जब पैसा हमारा हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो हमें 3 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा और आर डैश कितना हो जाएगा 2%। देखो 1.5 साल में कितना छमाही बनेगा, ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, तभी आप पेपर में सवाल बना पाओगे। तो 3 बार आपको ब्याज मिलेगा 2-2% का, तो 500 का 2% हो जाएगा 10, यहां भी 10, यहां भी 10। ठीक है,
10 का 2% हो जाएगा 2, इधर भी 2, इधर भी 2 का 2% हो जाएगा कितना, 0.04 होगा। ठीक है, तो अब इनका आपको क्या करना भैया, डिफरेंस कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 10 10 20 10 30 हो गया, 4 34 हो गया, यानी कि ये आपका 36 हो गया ये आपका, तो 36.04 आ गया। ठीक है, 36.04 आपका ये आ गया। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा कहीं पे हमने गड़बड़ी करी है, गड़बड़ी यहां पर करी है, इसको जोड़ने पे ये हमारा 34 ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा, अंतर कितना है, इसमें से इसको घटाओगे 2.04 होगा। ठीक है, अंतर कितना आ गया, ये हमने बात करी है जब पैसा आपका ईयरली और हाफ ईयरली, लिख देता हूं यहां पे, जब आपका पैसा जो है छमाही कंपाउंडेड होता तब की बात करी गई है, और ये हमने बात करी है जब आपका पैसा वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, क्योंकि 1.5 साल दिया गया इसलिए यहां पे 2% आया है। ठीक है, तो जब ईयरली कंपाउंडेड होगा 34 रुपए का ब्याज मिलेगा, और जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो 36.04 का मिलेगा, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2.04। क्लियर। और देखो, जो सवाल जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं, मैंने बार बार बताया है, उनको रिवाइज करिए, उसको आप नोट कर लो कि इस प्रैक्टिस सेट नंबर का ये वाला सवाल हमसे नहीं बना था, इसे मुझे दोबारा देखना है, या फिर इसे मुझे बाद में भी देखना है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, यानी कि फोटो ले लिया करो भाई। तो ये सब काम करना पड़ेगा आपको, तभी चीजें बेटर हो पाएंगी, वरना तो सब कुछ चल रहा है भाई, चलता रहेगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखो, आप लोग क्लास को शेयर वेयर करते हो नहीं भैया। ठीक है, मुझे लग रहा आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी पूरा चलने नहीं देंगे। अब देखो, अजीत यादव क्लास में आए हैं देर, आपने चलो बताया कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, आपने बोला किस्त वाला सवाल करा दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड ही किस्त वाला था आज की क्लास में। इसीलिए कहता हूं पूरी क्लास अटेंड करो भैया, समय से अटेंड करो। और कंसेप्ट के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे कभी बोले ये वाला कंसेप्ट करा दो, वो वाला कंसेप्ट, तो देखो ऐसा है नहीं कि मैं ये पढ़ा रहा हूं फिर वो करा दूंगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ उन्हीं दो कंसेप्टों में डाउट है तो उनको करा दूं। ठीक है, तो अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा होता तब तभी तो कंसेप्ट का रिवीजन कर पाओगे, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो। आइए खैर, इस सवाल अभी देखो यही कई लोगों से नहीं बनेगा ये प्रश्न। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो आपने यही नहीं पढ़ रखा ना, इनका अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पाए एबीसी का, तो सवाल आप कैसे बनाओगे। तो आपको मैंने बता रखा, अगर बराबर का चिन्ह लगा होता है, ठीक है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इनका अनुपात किसके बराबर होता है, कोई मुझे बताएगा। देखो इनके गुणांक भी यहां पे दिए गए हैं। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इनके गुणांक का आप उल्टा लेते हो। ठीक है, तो एबीसी का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए हमारा 2 हो जाएगा, इनके गुणांक का उल्टा, तो गुणांक है इसका 1/2, तो ये 2 होगा, ये 3/2 होगा। अब कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मास्टर ने ऐसा क्यों लिख दिया। अब इसको पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम यानी कि 6 का गुणा कराएंगे, तो ए आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो 12 9 21 और 30 31, और सी है आपका यहाँ पे 10, तो 31 डिवाइडेड बाई 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 31/10 क्या है आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है,
31 डिवाइडेड बाई 10 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का जोड़ उस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का जोड़ संख्या से 12 अधिक है, वो संख्या आपको बतानी है, क्या होगी। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, संख्या का 1/2 लेना है, तो संख्या का हमने 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/5 ले लिया, मतलब उसके इतने हिस्से की बात करी जा रही। इसको जब आप ऐड कराओगे ये कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा 30, 15, 10, 25 और 6 आपका 31। ये कहां आगे कैसे निकल गया, हाँ ठीक है सही है, तब तो 31/30 आ गया, ठीक है। तो 31 डिवाइडेड बाई 30 आपका, अब देखो ये 1 से कितना ज्यादा है, यहां पे आप मान रहे हो यानी कंप्लीट अपने आप में 1 होता है, यानी ये इससे 1/30 ज्यादा है, तो 1/30 की वैल्यू आपको बताई गई है 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 यानी कि 360। अब देखो मैंने x वगैरह नहीं माना, अगर आप x मानोगे तो यहाँ पे ये x गुना ये x आ गया, ये x आ गया, संख्या x थी तो ये इससे इतना ज्यादा है यानी कि 1x ये ज्यादा है, तो ये आपका लो x में बन गया फॉर्मेट, x का मान 360 आ गया। संख्या n मानोगे n लिख लो, बट मैंने सीधा यूनिट मेथड ही लगा दिया था। हमने देखा था कंप्लीट फ्रैक्शन अगर 1 है तो ये आपका 31 डिवाइडेड बाई 30 आया, ये इससे कितना ज्यादा है 1/30 ज्यादा है। तो अगर 1/30 भाग हुआ 12 के बराबर, तो 1 बराबर किसके होगा 360 के, तो यानी कि संख्या कितनी होगी 360। कल से पूछ ली, मतलब कल को ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो संख्या का 40% क्या होगा, तो आपका आंसर 144 हो जाएगा। ऐसे भी डाटा बन जाते हैं। तो मतलब यह है कि अगर आप सवाल कैलकुलेट करो तो भाई बता ही लोगे, नहीं कैलकुलेट करो दिक्कत तब आएगी। आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। देखो एक थोड़ा सा आप यहां पे करेक्शन कर लेना भाई साहब, ठीक है, वरना आपका आंसर जो है यहाँ पे मैच नहीं करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना ना 9 लिख लो, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे आप 9% कर लीजिए, ठीक है, वो डाटा चेंज हुआ है तो बट वहां पे वो गड़बड़ी थी, ठीक है। 5% पे आंसर आपका नहीं आएगा, इसलिए वहां पे आप 9% कर लो और उसके बाद सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ सबका तो आ गया मनोज शर्मा जी, आपका आया था कि नहीं आया था। अब देखो कई लोग कह रहे होंगे अरे सर आपने मतलब वो क्यों हटाया, आंसर तो तब भी 360 आ रहा था, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इस सवाल को देखते हैं। भाई रुपए में अंतर कितना है, 18 रुपए का अंतर है, बोला गया 9% ज्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो 9% ज्यादा लाभ होता है जब 18 रुपए का बदलाव हो रहा है, यानी कि 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, और 100% की वैल्यू यहां से किसके बराबर हो जाएगी 200 यानी कि 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 5% पे आंसर तो आ गया, बट मैंने क्यों बोला नहीं आएगा, सवाल गलत हो जाएगा। भैया आप ये समझो, आप खुद सोचना, अगर सीपी हमारा 360 आ गया
इससे कम में बेचूंगा तो मुझे लाभ कहां होगा, तो ये सवाल को गलत कर रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला, देखो आंसर कैलकुलेशन तो पूरी सटीक बैठ रही थी। 5% की वैल्यू 18 आई थी, 100% आपका 360 आया था। ठीक, लेकिन अगर सीपी मेरा 360 है, ये कह रहे लाभ होता है, तो अगर मैं कम में बेचूंगा मुझे घाटा होगा ना, तो ये मतलब सवाल एक तरीके से गलत हो गया। तो कैलकुलेशन तो फिट बैठ गई, और ऐसे सवाल कई बार पेपर में आ गए हैं। ठीक है, तो सवाल तो फिर गलत माना जाएगा, हालांकि आंसर तो आ रहा है 360। तो ये बात आई होप आप समझ पाओगे। कई लोग समझ पाते हैं, कई लोग बात को समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या बताया जा रहा है। आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, तो कैलकुलेशन की वजह से गलत नहीं हुआ, लॉजिक की वजह से गलत हुआ है वो तो मेरा ध्यान चला गया कि 360 आंसर आने पे तो वो कम जा रहा, वरना देखो अब जैसे मैं ध्यान नहीं देता तो मैं भी सॉल्व करा देता भाई, कैलकुलेशन के हिसाब से कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। x को 13 से विभाजित करने पे 9 शेष बचता है, दूसरी संख्या y को 13 से विभाजित करने पर 7 शेषफल बचता है। तो x प्लस वाई को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो यहां पे ये भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, लेकिन मुझे पता आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। ठीक है भैया, 7 से डिवाइड करने पे कुछ और आप बता ही नहीं पाओगे, यहाँ पे 13 ही होना पड़ेगा भाई साहब को। ठीक है, तभी ये सवाल ही बनेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई को बोला जा रहा है जब 13 से डिवाइड किया जाए। देखो बाकी डाटा तो कंप्लीटली डिवाइड है, बट यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा था 9, दूसरे वाले ने शेषफल दिया 7। ठीक है, तो अब ये शेषफल को आप 13 से भाग लगा लो, यानी कि 16/13 क्या हो जाएगा, जब आप भाग लगाओगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों सवालों में डाटा चेंज किए गए थे, बट थोड़ा थोड़ा सा एरर था। ठीक है, दो बता दिया। अरे भैया आप उसमें आंसर बता ही नहीं सकते, वो सवाल कभी आप ऐसा देखोगे ही नहीं। ठीक है, कि यहां पे बोला जा रहा 13 13 से भाग लगाने पर फिर पूछ लिया जाए 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, क्योंकि ना तो 13 7 से डिवाइड है, आप कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, वो सवाल गलत था, तो उसको 13 ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब देखो अगर मैंने ये आपसे बोल दिया कि क्या कहते हैं, मोहन बाजार जाती है और आम खाती है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बोले ठीक है सर आम खा सकती है मोहन। अरे मोहन लड़का है, लड़के का नाम है भाई मोहन। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया मोहन पानी के अंदर घुस के चलती है, मतलब ये सेंटेंस गलत हो रहा है ना। तो कम से कम भैया सवाल को देखा करो, वो थोड़ा सा मतलब फॉर्मेशन जो है उसका वो गलत है क्या है, मतलब कभी नजर आप सवाल इसका मतलब सही से पढ़ते ही नहीं हो, आपने बस देखा 7 हटाओ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। बाय डिफॉल्ट कोई क्लास में मोहन तो नहीं है, वैसे है नहीं मुझे जो लग रहा है। कह रहे हैं खाती है, सही है। मोहन आम खाती है कि मोहन आम खाता है होगा। अब ये था कौन, पहले इनका जरा नाम ले लिया भाई, थोड़ा इनको एक आध उदाहरण मैं दे दूं। सहबाज थे, तो सहबाज के घर जब रिश्ता देखने वाले आएंगे तो कहेंगे बेटा तुम क्या करते हो, ये बोलेंगे मैं रेलवे एग्जाम की तैयारी करती हूं। ये सही है। आ जाओ इधर। ए अकेले किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि बी, अब यहां पे ए का पता नहीं है, वो लड़का है लड़की है, वो तो हो सकता है। बी के साथ मिलकर वह उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। सी अकेले उसी काम को 64 दिन में पूरा कर सकती है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, बताइए।
अब देखो, नाम रखने का कोई कुछ भी रख ले, बट एक जनरल वे में मैं समझा रहा हूँ। कुछ गधे ऐसे होते हैं ना, उन्हें कुछ समझाओ तो उन्हें समझना है ही नहीं, ठीक है। फिर तो देखो कोई बात ही नहीं ना, जब एकदम से आप दिमाग में ये ठान लो कि फिर कुछ मतलब ही नहीं ना। अब जैसे किसी ने बोला भैया तैयारी कर लो, बोले सर तैयारी करके क्या होगा? अरे भैया नौकरी मिलेगी, नौकरी करके मैं क्या करूंगा? पैसे कमाऊंगा, पैसे से क्या करूंगा? सब कोई आया है खाली हाथ जाना है। तो इन जैसे गधों को समझाया जा ही नहीं सकता है। ये गधा था कौन? राजेश राठौर। मतलब ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं है भाई। बस वही बात है ना कि आप फोन के उस तरफ बैठे हो, कुछ भी कमेंट में आया कर दिए, ठीक है। आमने सामने होने पे ये सब हरकतें फिर क्लास में नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जब अगर कुतर्क किया जाए तो फिर उसका कोई तर्क है ही नहीं। अब बात है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप क्यों पढ़ रहे हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मेरे जाने के बाद या फिर आपके किसी के भी जाने के बाद क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर क्या मतलब है इन सब चीजों का? आ जाओ, खैर अभी इस सवाल का आंसर देखते हैं। तो यहां पर बोला गया ए क्या करता है, 32 दिन में काम को पूरा कर सकती है, ठीक है। और बी के साथ वो 24 दिन में कर सकती है। ए प्लस बी आपका 24 हो गया। और उसके बाद बोला गया सी अकेले 64 दिन में काम को कर सकती है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा भैया? 64, 32 से डिवाइड है। अब देखो 24 का इसमें 8 है, 3 की कमी है, तो 3 का आप गुणा करा दोगे, ठीक है। 32 से डिवाइड करोगे ए 6 यूनिट, 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 अठाई 64, ये 8 यूनिट। सी हमारा क्या करता है? 3 यूनिट काम करता है। अब सबका वर्क पता चल गया ना, ठीक है। देखो ए का 6 है तो बी हमारा कितने यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट। आपसे कह रहे हैं अगर इसी काम को बी और सी मिलकर पूरा करें तो बी और सी तो 5 यूनिट काम करते हैं, तो समय कितना लगेगा? 4 तियां 12, बच गया 1, 18 1 19, 192/5। 5 से डिवाइड करोगे, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, तो 38 सही 2/5, ठीक है। ये 192/11 कौन बता रहा है? आपसे तीनों का काम नहीं पूछा गया है, तीनों का समय नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है तो बी और सी एक साथ मिलकर, ए बी सी की बात नहीं करी गई है। तो बी और सी, देखो बी का मैंने बताया कैसे 2 आया, ए अकेले 6 यूनिट करता है, ए और बी 8 यूनिट करते हैं। तो आपका बी क्या करेगा? ये 6 है तो ये 2 यूनिट करेगा ना। देखो ऑफलाइन क्लास में पता है क्या कहते हैं, मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। उसमें होता, आप स्कूल वगैरह नहीं गए हो भाई? कौन से स्कूल में? ऑनलाइन वाले स्कूल में पढ़ लिए हो क्या? कितनी बोलती निकलती थी। उसमें होता क्या ना, कई लोग बैठे हुए हैं, पूरी क्लास बैठी हुई है, तो खड़ा, मतलब देखो क्या होता है ना, ऑफलाइन लोगों को समझ में भी नहीं आता ना, फिर भी वो मतलब कई बार खड़े होके नहीं पूछ पाते कि दोबारा बता दो। तो इस तरह की बातें करने में तो मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने कुछ थोड़ा सा इधर उधर किया, पूरी क्लास आपके ऊपर हंस लेगी, तो आप वैसे ही बेइज्जती महसूस करते हो। तो ये सब हरकतें इस वजह से नहीं होती। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में कूटा जाता है इस वजह से, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। कूट कुटाई वाला कार्यक्रम नहीं है। इसका आंसर बताओ क्या होगा? कहां गया सवाल, कहां गया? कैलकुलेट करके बताइए। इन्होंने क्या बोला है? 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर है। क्या है? जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है।
अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, परिमाप क्या होता है। 4 गुणे भुजा, वर्ग की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं सबकी भुजा लिख रहा हूं, सबके साइड की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले की साइड कितनी हो जाएगी 6, उसमें 4 का भाग लगाओ 8, इसमें 4 का भाग लगाया 10, इसमें 4 का भाग लगाया तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 यानी कि 19 हो जाएगा, उसमें 4 का भाग लगाया तो ये 20 हो गया। अब बोला गया इन सबके एरिया के बराबर एक अलग अकेले वर्ग है, तो सबका एरिया कितना हो जाएगा मिलाकर 36 प्लस का 64 और प्लस का 100 प्लस का 361 प्लस का 400। इन सबको जरा ऐड कराइए भाई, कितना आ जाएगा ये 100 100 200 4 2 600 6 3 961 आ गया, 961 हो गया। ठीक है, तो अब ये 961 आपका किसका स्क्वायर है जरा बताइए। अब ये आपको देखना पड़ेगा, ये 31 का स्क्वायर है ना। तो अब देखो ये सबका क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा साइड का स्क्वायर भुजा का वर्ग, तो भुजा यहां से आ गई यानी कि जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा आ गई 31। आपसे परिमाप पूछा गया, तो परिमाप क्या होगा इसका 4 गुना हो जाएगा, तो ये आपका 124। कल को डाटा यहां पे कुछ और दे दिया जाएगा, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस का 2/5 गुणे 3 सही 1/4, तो 36 इंटू 1/4 ये आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9। 109 में सॉरी 108 में 9 से भाग लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 12, प्लस का ये आपका हो जाएगा 2/5। इधर अगर बात करी जाए तो 3 सही 1/4 का मतलब 4 तियां 12, 1 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते भाई, इसको अलग रख लो। ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरह से दे रखा, ठीक है देखते हैं भाई क्या आएगा, जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये हमारा कितना आएगा एलसीएम हो जाएगा 20, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये आपका 13 पचे 65, 65 प्लस का 8 यानी कि ये आपका आ गया 73। 73 डिवाइडेड बाई 20 सही दिशा में नहीं जाता हुआ दिख रहा है, ये हमारा सही दिशा में जाता हुआ दिख नहीं रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, गड़बड़ देखो सस्ते नसे 2/5 यहां पे गुणे का चिन्ह है भाई, तो ये आपका 13/4 आएगा। तो 2 से आप डिवाइड, अरे ये तो बड़ा ही मतलब क्या ही कहूं कैसा सवाल था। ये आपका 12 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 13/10। ठीक है, तो 12 प्लस का 13/10 कहीं पे दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें गुणा कराओगे 120 हो जाएगा, और 120 और प्लस का 13/10, देखो एक इधर आएगा तो ये आपका 13 सही 3/10 हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने वहां पे जोड़ कर दिया था भाई। ठीक है, अरे देखो मैंने क्या किया ना, ये वाला जो प्लस है मुझे ये भी यहाँ पे प्लस दिखाई पड़ गया भाई, पता नहीं कैसे। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
जो मैं कई बार क्लास में कहता हूं ना कि सुबह सुबह किसी ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें कि गुणा का चिन्ह आपको प्लस दिखाई पड़ने लग जाए। खैर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका जोड़ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, 85 से छोटी सभी सम संख्याओं का जोड़ आपको बताना है क्या होता है। आइए देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। अब बोर्ड पे ध्यान देना। देखो, 85 से अगर छोटी की बात करी जाए तो 84 तक बात हो रही है, और यहां पे हमें देखना यह है कि 85 तक कितनी सम संख्या होगी। तो 84/2, यानी कि यहां पे आपको पता ये चल गया कि हमारे पास 42 इवन नंबर है। ठीक है, 42 सम संख्या हमारे पास होगी। अब सम संख्या के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। तो 42 गुणे 43 करा लोगे भाई साहब, इकाई का अंक 6 आ गया, चिपका दो आंसर अपना 1806, ले जाओ। नहीं आता सर, तब क्या करते, 42 का वर्ग करके उसमें फिर हम जो है 42 को जोड़ देते। क्या होगा, 1806 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस गणना में यानी कि इस कैलकुलेशन में कितने परसेंट का एरर हुआ है, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, बताइए। तो अब देखो यहां पे क्या होगा भाई, 5/3 की बजाय ये क्या कह रहे हैं आपसे, 3/5। इसकी जगह पर 3/5 हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट तिरछा गुणा हम लोग कराते हैं, और जहां भी तिरछा गुणा कराते हो तो तीर का चिन्ह ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पे 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। यहाँ पे 9 गुणे 9 यानी कि आपका, सॉरी 3 गुणे 3 यानी कि 9 आ जाएगा। तो त्रुटि कितने की हुई भाई, आना चाहिए था 25, आ गया 9, यानी कि 16 का एरर है किस पे, 25 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे तो 25 का भाग लगाओगे, ये आपका 4 बार, 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 64%, यानी कि 64% क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 64% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन वैसे 36 भी रहना चाहिए, तो कई लोग गलत करेंगे। 36% भी रहे तो लोग उसको गलत कर देंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। पी यादव जी, देखो या तो क्लास के पहले भाई खा लिया करो, और आप नहीं खाए हो, मैं भी नहीं खाया हूं ना, तो मतलब क्या भूख लग जाए तो मैं बीच में क्लास बंद कर दूं। मान लो आपने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मैं भी जनरली क्लास के बाद ही खाता हूं। तो अगर मुझे बीच में भूख लग जाए, मान लो मैंने क्लास स्टार्ट करी, तो 20 मिनट में मैं फिर क्लास बंद कर दूं, ये तो कोई बात हुई नहीं भाई। इसीलिए पानी रखें, पानी पी लो। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो, दूरी की ये बात करें, मतलब घड़ी की ये सुई हो गई। अब 40 मिनट में जाहिर सी बात है घड़ी की सुई चलेगी इसी हिसाब से। अब 40 मिनट में ये पूरा चक्कर तो लगा नहीं पाएगी भाई, यहां तक कहीं लगभग चक्कर लगा पाएगी। ये समझाने के लिए बस मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक्चुअल में हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, ठीक है, हम ये कंसेप्ट लगा रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क पता करना है, यानी कि चाप की लंबाई पता करनी है। ठीक है, अब
देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता भाई, लेंथ ऑफ आर्क आप कैलकुलेट कैसे करते हो, ये आपको फॉर्मूला बता रखा होगा, ठीक है। θ/360 इंटू 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो उसका θ/360 हिस्सा। लेकिन सर हमें थीटा तो पता ही नहीं है, ये भी तो समस्या है ना, थीटा तो पता है ही नहीं। देखो मिनट की सुई 60 मिनट में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर का मतलब हो गया 360 अंश, सवाल खत्म। मतलब तो एक मिनट में 6 अंश, तो 40 मिनट में ये कितना डिग्री घूम जाएगी, 240 अंश, ठीक है। जैसे घंटे वाली सुई क्या करती है, वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर में 360 अंश कवर हुआ। मिनट वाली 60 मिनट में, तो 60 मिनट 360 अंश के बराबर, यानी कि ये 40 मिनट में 240 डिग्री घूम रही है। ये जरूरी था पता करना, बाकी तो फिर कुछ इसमें बचा है नहीं भैया। सवाल वैल्यू पुट करा दो, आपका सवाल खत्म है। एक तो भाई साहब ने ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, किसी में पाई लिख दिया, किसी में पाई नहीं लिखा है, बताओ। तो 240/360 हो गया, तो पहले हम भी पाई नहीं लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। और सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर बताई गई, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, और त्रिज्या हो जाएगी 1.5, ठीक है। तो 24×72 होगा, यानी कि देखो ये आपका क्या होगा, ये और ये 360 के बराबर कटेगा, तो 2π आ जाएगा, 2π मीटर, ठीक है। 2π मीटर क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब कोई यहां पे ये मत बताने लग जाना, ये पेपर का हूबहू सवाल है, ये मत बता देना कि सर कभी कभी तो एग्जामिनर कह देता है 3.14 ले लो, लेकिन यहां पे नहीं कहा है कि 3.14 ले लो, तो अपने साइड से 3.14 मत ले लेना। ओनली पाई कैसे आएगा, ओनली पाई कैसे आएगा भैया, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये किसने बताया ओनली पाई आएगा, युक्ति। पाई कैसे आएगा, एक बार फिर से चेक करा लेते हैं भाई सवाल को। 40 मिनट में कितनी दूरी, 40 मिनट में मतलब 240 अंश, तो 200 मतलब कहां से आपको इसमें लग रहा पाई आएगा भाई, इन दोनों का गुणा 360, 2π आएगा ना, तो पाई कैसे आएगा खाली। मतलब देखो आप क्या करते हो ना, अपनी कैलकुलेशन नहीं चेक कराते हो, सबसे पहले सर का गलत, मतलब रायता पहले फैला दो, उसके बाद फिर अपना चेक कराओ कि क्या हुआ है क्या नहीं। अरे भैया पहले कमेंट करने से पहले एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कराया करो, ठीक है। जैसे अब मैं बताता हूं आपको, मैं एकदम रियल इंसिडेंट बताता हूं। आप क्लास में बैठो, जैसे अभी तुम क्लास में होती, पूरी क्लास बैठी, ठीक, और तुम खड़ी हो गए कि सर वहां पे पाई आएगा, और फिर मैं समझाता, फिर गलत, तुम्हें खुद बेइज्जती महसूस होती। फिर आप क्या करते हो वहां पे, दोबारा ना, अगर मैं कुछ गलत भी लिखता ना, तो उसको बोलने से पहले आप कम से कम 2 बार अपनी कैलकुलेशन चेक कराते। लेकिन यहां पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल दो। तो कैलकुलेशन एक बार अपना भी चेक कराया करें, ठीक है, थोड़ा सोच विचार लिया करो, कहने का तात्पर्य बस इतना है। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया भाई, सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कॉपी पेन लेकर आया करो, ठीक है, क्लास में कॉपी पेन के साथ बैठा करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तरीका वही है, देखो मतलब कई सारे मतलब क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, मेथड वही फॉलो होता है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए कि हमें पूर्ण वर्ग मिले, या फिर न्यूनतम क्या घटाया जाए, यही मतलब टाइप वही है, वहां पे वो बताना होगा क्या घटाना है। यहां पे आपसे पूछ लिया गया कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी, ऑप्शन से आप नहीं कर पाओगे भाई। चलो आपने कर भी लिया, कल को मैं 6 अंक की या 7 अंक की संख्या दे दूंगा तब नहीं कर पाओगे, ठीक है। छोटी दी जा सकती है, बड़ी दी जा सकती है, कितने भी अंक की बोली जा सकती है, 3 4 5 6 7 तक तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो मेथड वही लगाना पड़ेगा जो मैंने क्लास में आपको पहले भी समझाया, पूर्ण वर्ग पता करने का तरीका। यानी कि हम देखते हैं भाई 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें पूर्ण वर्ग
पता करने पे क्या बच रहा है। तो कैसे पता करोगे भाई, दो दो का पेयर बनाओ दाहिनी तरफ से, 9 बच गया, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तो अब यहां पे तो ये गया 99 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया भाई साहब, 1 टाइम जा पाएगा, ठीक है। तो 61 आ जाएगा, माइनस कर दो यानी कि घटा दो। तो यहाँ पे आपका 8 आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 9 आ गया। अब इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये आपका 62 आ जाएगा। अब देखना है गुणा किसका कराया जाए। देखो 7 का 7 छंगे 42, 6 का लग रहा है पास में चला जाएगा तो 6 का गुणा करा देते हैं, 36 3 12 3 15 बच गया, 1 36 और 1 37 हो गया, ठीक है। अब इसको हम घटा रहे हैं, यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे आपका 3 बच गया और यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। मतलब 143 हमारे पास बच जा रहा है पूर्ण वर्ग होने के बाद। तो आपको क्या करना है, इसमें से 143 माइनस कर लेना है, यानी कि सबसे बड़ा जो पूर्ण वर्ग हमें मिलेगा वो 99856, यानी कि 99,856 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल पता कंटेक्स्ट में कैसे, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है भैया, कल को ऐसा सवाल आने वाले समय में 1-2 साल में बन सकता है, पेपर में आएगा तभी आप मानोगे, ठीक है। कल को बोला जाएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या n स्क्वायर के बराबर है, n के अंकों का योग क्या होगा, तो n का मान होगा 316, तो n के अंकों का योग क्या होगा, 6 3 9 1 10। सिंपल है तरीका। देखो मैं इसीलिए मैं कहता हूं अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है, पूछा कुछ भी जाए आप आंसर बता लोगे। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर नहीं बता पाओगे। जैसे ये कबूतर देखेंगे, कुछ लोगों को लगेगा 2 पैर 4 पैर वाला सवाल है, गाय देख लिया, पैर सर देख लिया, पढ़ो आंसर बताओ क्या होगा। यहां पे क्या बोला गया, एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा। देखो रिकॉर्डेड अपलोड करने में, लाइव लेने में दोनों बात एक ही है, मुझे तो क्लास लेनी ही पड़ेगी ना, ठीक है। तो अगर मैं रिकॉर्डेड, बस ये है कि रिकॉर्डेड में थोड़ा सा ये है कि फिक्स टाइम पे नहीं है, कभी मैं दिन में रात में कभी जब मुझे मौका मिला तब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। ये उसमें सुविधाजनक बातें हो जाती हैं। बट देखो मेन मुद्दा ये है राजेश राठौर जी भाई, आप मतलब क्लास तो दे दी जाए, या फिर मतलब जो होती भी थी क्लास, भाई जो आपसे बोला जाता है छोटा सा काम, मतलब 2 4 5 सेकंड आप अपना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं मतलब उसमें मैं क्या ही बोलूं भाई। अब आप खुद सोच लो आपने कितने वीडियो पे कमेंट किया होगा, कितनी क्लासेस शेयर करी हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही बोला भाई दुनिया बहुत मतलबी हो चुकी है, ठीक है। अब उसको और ज्यादा इन डेप्थ में मत ले जाओ तो अच्छा रहेगा। इस सवाल का आंसर देखते हैं क्या होगा। 20 कबूतर, 10 गाय और 15 कुत्ते और कुछ भैंसे। देखो कबूतर के कितने पैर होते, अब ये मत कहना सर एक पैर टूट गया उसका। 20 कबूतर यानी कि 2 पैर। अभी भी मैंने बोल रखा भाई क्लास में कितने लोग कमेंट करते हैं, ऑफलाइन कमेंट करने के लिए नहीं करते हो ना, बस। अभी मैं अगर कल को कह दूं कि मैं चाहता हूं मेरा बोर्ड कोई लेते जाए, तुम पूछोगे भी नहीं कि सर क्यों बेच रहे, मतलब क्यों बेच नहीं रहे हो, क्यों दे रहे हो। आएंगे मेरा पूरा सामान उठाकर लोग लेके चले जाएंगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे भैया।
कल को अगर मैं वापस मांगने चला जाऊंगा कि मैं फिर से क्लास लेना चाहता हूं, देंगे भी नहीं, भगा देंगे। तो दुनिया बहुत मतलबी है। खैर आइए, तो 10 गाय क्या है भाई, एक गाय के 4 पैर होते हैं, बस अपना फायदा लोग देखते हैं, ठीक है। 15 कुत्ते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होंगे। अब हमने मान लिया, तो भैंस की संख्या कितनी है, हमने मान लिया n भैंस है, और भैंस के भी क्या होंगे, 4 पैर होंगे, ठीक है। अब ये होगी पैरों की संख्या, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो पैरों की संख्या है सिरों की कुल संख्या से 125 है। सिर कितने हुए, देखो सिर कितने हुए भैया, सिर 20 कबूतर है तो सबके एक ही सिर होंगे। 10 गाय है मतलब एक ही सिर है, 10 सिर होंगे, 15, और जो आपने भैंस मान रखा है वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15, और प्लस का यहाँ पे आपका हो जाएगा n, ठीक है। अब सिरों की संख्या से 125 ज्यादा, तो इसमें 125 जोड़ लो, बस इसी को सॉल्व करना, सवाल खत्म है बाकी, ठीक है। तो 40 और 40 80 हो गया, और 80 और 60 आपका कितना हो जाएगा 140, तो 140 प्लस का 4n बराबर आपका किसके आ जाएगा, ये हो गया 140, ठीक है, और 170, 170 प्लस का n के, तो यहां से दिख रहा है 3n की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर, n का मान हो जाएगा 10, यानी भैंसों की संख्या कितनी है 10 है, ठीक है। हाँ शेयर करते हो, कमेंट नहीं करते हो भाई, क्योंकि कमेंट करने में 2-3 घंटे का प्रोसेस लगता है ना, ठीक है, और अकाउंट से पैसा भी कट जाता है, इसलिए कमेंट क्यों करोगे। आइए खैर, इसका आंसर बताओ। कार्लोस जी आज काफी लेट हो। क्या दिया गया है, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों में पी को एक 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। मूल्य वर्ग का मतलब आपको ये बताना 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको मतलब मुझे लगता है कुछ दिन, 1-2 दिन पहले होमवर्क दिया था। ये आपका जो है उस टाइम बताया था कि नहीं, ये सीजीएल प्री में पूछ लिया गया, थोड़ा सा अतरंगी सवाल है। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिखाऊंगा जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और आप नहीं पढ़े होगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आपको मतलब किसी भी सिक्कों की संख्या बताई ही नहीं, ठीक है। सिर्फ हमें ये बताया है कि 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, और 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, और ये ऑप्शन दिया गया, तो थोड़ा सोच समझ के आप बताओ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने आपको यह भी बता दिया गया है कि टोटल सिक्के जो हमारे पास हैं वो 40 सिक्के हैं, ये इन्होंने बताया है। सिक्कों की संख्या 40 है, और रुपए जो है वो 100 बनाने हैं, ठीक है। अब एक बात आप सुनना, ठीक है। ये सवाल मैंने आपसे मतलब पहले थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है जो आप मतलब रेशियो में कॉइन के सवाल पढ़ते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हमने मान लिया इसके सिक्के हैं x, ठीक है, तो इसके सिक्के कितने होंगे, 40 माइनस का x होंगे, यही तो होगा भाई, 40 माइनस का x होंगे, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू, और यहां पे आपको बताया गया इनका जो मूल्य है वो 100 हो सकता है। इनका मूल्य कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। अब देखो एक डाटा आप ले रहे हो, ठीक है, एक डाटा हम लोग लेते हैं, चलो ठीक है, हमने मान लिया, जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं आपको बताता हूं भाई, हमने ले लिए 15 सिक्के हमने मान लिए, ठीक है। हमने मान लिए कितने सिक्के हैं भैया, 15 सिक्के हैं। तो अगर इधर आप 15 सिक्के मानते हो, तो इधर कितने होंगे, 25 सिक्के होंगे,
यही तो होगा। अगर आप 5 रुपए के 15 सिक्के लेते हैं तो इधर क्या होगा, 25 सिक्के होंगे। 15 × 5 = 75 और 25 आपका कितना हो रहा है, 100। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमने यहाँ पे 15 सिक्के माने तो 15 × 5 यानी कि आपका हो गया 75 रुपए हो गया। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या आपके पास 25 बची हुई है। अब बोला गया 2 रुपए का भी सिक्का, अगर सिर्फ आप 1 रुपए का ये सिक्का ले लेते हो तब भी ये आपका 100 हो गया। मतलब 15 सिक्के नहीं हो सकते, मतलब 15 सिक्के आपके पास नहीं हो सकते। इसको और किस तरह से समझा जा सकता है, पहले ये भी आपको थोड़ा सा कम। अब 15 मैंने कैसे लिया, इस डाटा के मतलब मिड में एक डाटा मतलब जो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर दे। 16 पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको और कैसे आपको बता दूं। इसमें फिलहाल के लिए देखो आपको इस तरह से मतलब चेक ही कराना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो हमने ये पता किया यहाँ पे ना, ये जो मैं बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि मतलब 15 से ज्यादा 5 रुपए के सिक्के हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब 15 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे रुपया ही आपका उससे ज्यादा निकल जा रहा है, तो सिक्कों की संख्या कम करनी पड़ेगी। अब अगर आप इसके 14 सिक्के बनाए, 14 × 5 ये आपका कितना बनाएगा भाई, 70 बना देगा, 70 रुपए हुए। अब यहां पे आपको करना है 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए करने हैं और वो भी सिक्के कितने हैं आपके पास, 26 है। तो पेयर देखो आपका यहां भी नहीं बनेगा। मान लो 1 रुपए का सिक्का तो 26 बनाओगे, फिर आप कहोगे नहीं सर हमारे पास कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, मान लो इसमें से एक 2 रुपए का सिक्का आप कर देते हो, तो ये 25 होगा, ये आपका 2 27, पैसा नहीं पूरा पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जो है उससे कम जो है 13 दिया गया, तो 13 × 5 ये आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 सिक्के हो गए 5 के, और उसके बाद आपके 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, इनको सेट कराना जरा। तो 13 सिक्के अगर आपके इधर आ गए, बच गए आपके पास 27 सिक्के, और 27 सिक्के से आपको क्या करना है, 35 रुपए बनाना है। ठीक है, 27 सिक्के से, बट इसमें कुछ और कंडीशन दी नहीं गई, तो ऐसे ही सेट करा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मान लीजिए हमने कर दिए 13, 13 दूनी 26 हो गया, इसमें 26 आप जोड़ोगे, 65 के बाद हमारे पास बचा 35, तो 26 में हमें जोड़ना पड़ेगा 9, 13 और 9 आपका हो जाएगा 22। ये सेट बैठ नहीं रहा है। ठीक है, इसको आपको सेट कराना पड़ेगा। 19, 35 है ना हमारे पास, 35। अब देखो कोई और कंडीशन नहीं दिया गया, 16 और 9 होता है आपका 25, 16 और 19 होता है 35। ठीक है, सिक्के बचे हैं 27, तो 19 और 8 27, यहाँ पे 8, यहाँ पे 19। ठीक है, तो 13 सिक्के आपके पास हो गए 5 रुपए के, 8 दूनी 16 और 9 35, 35 25 100, 13, 8 जो है आपका होगा 21 40। तो 13 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपए के, और आपके पास जो है 2 रुपए के 8 सिक्के, 19 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपए के। ठीक है, आ जाओ इधर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो। ये भी शायद मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, कल ही दिया था ना ये सवाल एज अ होमवर्क। ठीक है,
एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 56 किलोग्राम के स्थान पर 49 किलोग्राम चीनी तौलकर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? ठीक है, वो क्या करता है, आपसे कह रहा है कि 56 किलो चीनी दे रहा हूं, लेकिन भाई साहब 56 ना देकर क्या कर रहे हैं, 49 केजी ही दे रहे हैं। मतलब उसके घर से 49 केजी जा रहा है, 7 से डिवाइड करोगे ये आपका 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट वो क्या कर रहा है भाई, 1 यूनिट का वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। किस पे, 7 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा करा लोगे तो 1/7 आपका कितना हो जाएगा, 14.28%। कितना आ जाएगा, 14.28% हो जाएगा। क्लियर, 14.28% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास का समय है रात के 9 बजे। ठीक है, और जिनको टॉपिक पढ़ना है भैया, अमित सर मैथ्स ऐप सभी लोग वैसे तो डाउनलोड कर लो, नहीं डाउनलोड किया है फिर भी देखो, कांस्टेबल में नहीं बट क्योंकि एनटीपीसी में मैं फिर आपको मॉक टेस्ट भी, जिसमें टाइम वो ऐप पे फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, तो ऐप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो आप ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जिनको कंसेप्ट वाइज यानी कि टॉपिक अपने समाप्त करने, सारे टॉपिक चाहे वो अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस मैथ के पढ़ने हैं, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। उस पर कुछ कूपन कोड भी मैंने एक्टिव किए हैं, तो आपको 15-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बैचेस पे। जिसको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, जो भी बैच समाप्त हुआ आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर जिसको चाहिए क्लास हमें लाइव पढ़नी नहीं, तो जो बैच चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ जो है आपको रेल बुक स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, तो वहीं से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।